नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज के मुख्य 3 प्रश्न या बातें। सबसे पहला, क्या चुप रहकर चीन को रोका जा सकता है? दूसरा, कोविड मौत के हर्जाना देने में ढिलाई क्या दर्शाती है? और तीसरा, कितनी महफूज हैं महिलाएं किसी राजनीतिक दल में? तो सबसे पहले बात हम लोग कर लें जो चीन इस समय अपना एक्सपेंशनिस्ट जो उसका जो इतने साल से है रवैया, वो क्या कर रहा है। और आपसे एक आग्रह, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो आपके दोस्त मित्र हैं, अगर आपको लगता है कि चैनल की बातें विश्वसनीय हैं, हम लोग ठीक खबर देते हैं, तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब करने को कहिए। आपको अगर लगता है कि हमारी खबर में सच्चाई है, ईमानदारी है, तो हमारे मेंबर बन जाइए, जिससे हर महीने थोड़ा पैसा आप हमें देते रहेंगे। आर्थिक रूप से अगर हमारी मदद करेंगे तो चैनल को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। अगर आप मंथली कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम सहयोग की भी एक ऑप्शन है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से वन टाइम सहयोग भी कर सकते हैं। चीन के यहाँ से रोज़ खबरें आ रही हैं कि गलवान वैली में कुछ कर रहा है। आज ही खबर आई है कि उसने अरुणाचल प्रदेश से हमारे एक नौजवान को उठाया है। कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले खबर आई थी कि वो अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों को अपने हिसाब से उनका नाम बदल रहा है और क्लेम कर रहा है कि वो साउथ तिब्बत का पार्ट है, मतलब चीन का हिस्सा है, इत्यादि इत्यादि। आज करीब करीब सारे पेपर ने बड़ी प्रमुखता से छापी हैं बहुत सी खबरें। चीन के रेफरेंस को मैं बात कर रहा हूँ। एक यूएस स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म है मैक्सर, उसने कुछ तस्वीरें रिलीज़ की हैं, जो तस्वीरें आप व्हाट्सएप पे भी देख रहे होंगे, पेपरों में भी देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया में भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो कम है क्योंकि वो सरकार के हित को बहुत दर्शाता नहीं है, तो उसको थोड़ा रोक के दिखाया जा रहा है। उस पर ये दिखाया गया है कि नॉर्थ और साउथ पेंगोंग जो है, पेंगोंग लेक का पहले समझ लीजिए। पेंगोंग लेक आप सबको पता है, लद्दाख में स्थित है, 135 किलोमीटर की है। उसका 1/3 हिस्सा हिंदुस्तान के पास, 2/3 हिस्सा चीन के क्लेम के मतलब चीन के पास है। उस लेक का जो सबसे ज़्यादा पास की दूरी है, वहाँ पे एक नॉर्थ और साउथ बैंक को जोड़ने के लिए एक चीन पुल बना रहा है। वो पुल करीब 8 मीटर चौड़ा है और 450 मीटर लंबा है। उसकी इमेजेस सब रिलीज़ हो गई हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको दिखा दूँ। और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि चीन की वो पुल करीब करीब समाप्ति की ओर है बन के। अब ये अगर पुल बन जाता है तो चीन के लिए क्या सहूलियत होगी कि खुरनाक से रोडोक जो जगह है, ये करीब आज 180 और 200 किलोमीटर का फासला है जो उसको चल के आना होता है, वो रिड्यूस होके 40-50 किलोमीटर पर रह जाएगा। तो चीन के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत आसान होगा इन दूर दराज के इलाकों में, जो हिंदुस्तान की सीमा से लगे हुए इलाके हैं, वहाँ तक पहुँचने में। ये जहाँ पे ये बन रहा है उसको इंडिया हरदम क्लेम करता है, और इंडिया का क्लेम है कि ये हमारी टेरिटरी है। चीन का क्लेम है ये उसकी टेरिटरी है। इंडिया का ये मानना है कि हमारी टेरिटरी है। अब इसी बीच एक राहुल गांधी का भी ट्वीट आ गया है। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने वही क्वेश्चन किया है कि भाई ये आप देश को क्यों नहीं बता रहे हैं। प्रधानमंत्री से क्वेश्चन किया है। उस पर 3 प्रमुख बातें कही उन्होंने उस ट्वीट में पहली चीज़ कही है कि चाइना इज़ बिल्डिंग ब्रिज इन आवर कंट्री। हमारे देश में, क्योंकि वो हमारे हिस्सा है, हमारी ज़मीन है, हमारा सीमा है, उसमें चाइना एक ब्रिज बना रहा है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, जो उनकी चीन की फौज का जो नाम दिया जाता है, वो दिन प्रतिदिन उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। और उसका मुख्य कारण वो कह रहा है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। चीन के मामले में वो बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। और तीसरा उन्होंने क्योंकि हाल के दिनों में जिस रफ्तार से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ का पुल का उद्घाटन, वहाँ की सड़क का उद्घाटन, ये सब कर रहे थे चुनाव को देखते हुए, तो राहुल गांधी ने उसी ट्वीट में एक चुटकी ली है कि कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ही कल जाके वो जो चीन ने रोड बनाई है उसका उद्घाटन न करने, उस जो पुल बनाया उसका उद्घाटन न करने लगे। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि आपने पहली बार इस महीने के शुरू में ही ये कुछ इमेजेस आई थी, कल परसों में बहुत क्लियर इमेजेस आई हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री का तो वही अपना घिसा पिटा वो है, वो कहता है वी आर वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग। तो आप मतलब आपकी सीमा में कुछ अगर हो रहा है तो आप क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक्शन तो कुछ हो नहीं रहा है। इस बीच जनवरी 12 में जो मिलिट्री लेवल पे जो बात होती है दोनों देशों से, जो वो बात हुई थी,
और उसमें बिल्कुल क्लियर है, उसकी जो उसकी एक डिस्टर्बिंग बात यह है कि चाइना क्लेम करता है कि ये सब उसका ही हिस्सा है, क्योंकि गलवान वैली की वो टेरिटरी, वो हिस्सा जो हमारा था, उसको भी चीन इस समय अपना घोषित कर दिया है। हालांकि इस बीच में एक थोड़ी सी एक बात आपको बता दूं, राजनाथ सिंह साहब ने एक 27 रोड और ब्रिजेस का उद्घाटन एक साथ किया है, जो एक थोड़ा हिंदुस्तान के लिए भी सहूलियत हो जा रही है अपनी सेना को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। वहाँ की दिक्कत क्या है, जो बेसिक दिक्कत समझ लीजिए कि हमारी साइड जो है, हिंदुस्तान की साइड, वो माउंटेनियस है, वो पहाड़ी इलाका है, और जो चीन की तरफ जो तिब्बत का इलाका है, जो चीन ऑक्युपाई किया हुआ है, वो प्लेटो है, थोड़ा समतल है, तो उनके लिए वहाँ मूवमेंट ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन लबोलवाब यही है कि आपको इस पर एक कोई स्टैंड लेना है, हल्ला मचाना है, इंटरनेशनल फोरम में जाना है, लेकिन आपको कहीं लगता है कि अगर हम ये सब कहने लगेंगे तो फिर वोट का क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि लाल आंख दिखा दूंगा, लेकिन उस इमेज को लेके आप एक लार्जर चीज़ को क्यों छुपा रहे हैं? अगर एक देश में एक समस्या है, वो आप मान लीजिए 70 साल पुरानी समस्या है, 70 साल पुराने कारणों से समस्या है, लेकिन टेक दी कंट्री इनटू कॉन्फिडेंस, पार्लियामेंट में ये सब पे डिबेट करिए, बात करिए, जैसे नेहरू ने कहा किया था 62 की वॉर में, जब जिसको हम लोग हारे थे, उसमें पार्लियामेंट उस समय चल रही थी, पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी, देश को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। मुझे लगता है वो एक समय है कि इस समय आपको वो करना चाहिए। दूसरी बात, जो कोविड से जो डेथ हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक अपनी रूलिंग दे दी थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो पैसा नहीं देना चाहती थी कि कोई भी कॉम्पनसेशन ना दिया जाए। फिर उसमें यह था कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के अनुसार पुराना जो था कि शायद 4 लाख रुपए देने की बात थी, लेकिन उसको सरकार ने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं, 50,000 की उसने बात की थी, वो भी अंडर द प्रेशर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेशर कह लीजिए या सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। कल एक यही केस आया, गौरव कुमार बंसल जो हैं, जो पिटिशन करता हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, और जस्टिस MR शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में वहाँ बैठ के इस पर एडजुडिकेट किया, इस पर अपना सुना और इस पर अपना निर्णय सुनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तुषार मेहता साहब एज इट इज़ प्रेजेंट थे, और वो जो 50,000 रुपये का कॉम्पनसेशन है वो कैसे मिला जाए, उस पर बात हुई। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर थोड़ा गुस्सा और थोड़ा दुख जताया कि इतने हाई लेवल ऑफ क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। जो कोविड से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनसे कहा गया है कि आप क्लेम करिए, और उस क्लेम को खूब लेफ्ट राइट एंड सेंटर जल्दी जल्दी रिजेक्ट किया जा रहा है। गुजरात में 4,234 लोगों के क्लेम रिजेक्ट हुए हैं, महाराष्ट्र में 49,113, तमिलनाडु 10,138, तेलंगाना 1,489। अब वहाँ रिजेक्शन का कारण जो बता रहे हैं वो इंडिविजुअल अलग अलग बता रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि आप ये कारण जो भी हैं, इसको आप तुरंत जाइए और इसको उस इंडिविजुअल को बताइए, और जो ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बना है, सुप्रीम कोर्ट के कहने में बना है, उसको 1 हफ्ते के अंदर ये बताइए कि ये आप इसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कल थोड़ी सख्ती भी दिखाई। बिहार और आंध्र प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरीज थे, उनको समन किया 3 घंटे के अंदर कि आप कोर्ट में वर्चुअली प्रेजेंट रहिए। वर्चुअली उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि हमारा जो पुराना ऑर्डर था, जिसके अनुसार जो कॉम्पनसेशन और क्या क्या देना था आपके पास, आपने अभी तक क्यों नहीं दिया है। उनको, मतलब चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में समन करना एक बड़ी बात होती है। आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, हम इस पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और हम इसको जल्दी से जल्दी निपटा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें गुस्सा था कि उसके नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रीवियस ऑर्डर की बात को लेकर था। ये सब कुछ होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो एक बार बार एक कहीं ना कहीं एक चीज़ कहना है कि भाई कुछ स्टेट की उसने प्रशंसा भी की है। उसने जैसे गुजरात की ऑफिशियल जो डेथ फिगर थी कोविड से, वो करीब 10,000 थी। अभी तक एप्लीकेशन 90,000 एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है ड्यू टू वाइडर पब्लिसिटी ये हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों का, गुजरात के जानकार और कुछ जो NGOs हैं और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, वो कह रहे हैं कि ये 90,000 तो अभी एप्लीकेशन आई हैं, लेकिन शायद मौत 10 लाख लोगों की हुई होगी। तो जो ऑफिशियल फिगर है उससे 10 टाइम्स नहीं, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा लोग अब बात कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि अच्छा ये बताइए, जो सरकारी आंकड़ा है
उसके अनुसार जो डेथ हुई उतनी एप्लीकेशन भी क्यों नहीं आ रही है, मतलब क्या कारण है। अब उन्होंने ये कहा है कि एक तो आप जो रिजेक्ट करें आप ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि आप टेक्निकल ग्राउंड पे किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने फिर ये कहा है कि आपको केवल 3 चीज़ें देखनी है, अगर वो हैं डेथ सर्टिफिकेट, RT-PCR का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो इसके अलावा आप टेक्निकल ग्राउंड पे ये सब रिजेक्ट मत करिए, इसको आप डन मानिए। अच्छा, दूसरा उन्होंने एक और चीज़ अच्छी कही, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं, ये सरकार का काम है कि जो मुआवजा है, जो हर्जाना है, जो कॉम्पनसेशन है, वो उस कोविड विक्टिम के घर वालों तक आप पहुंचाइए। आप आके मत कहिए कि एप्लीकेशन नहीं दी, एप्लीकेशन नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। यू मस्ट गो एंड ये देखिए कि वो वहां तक पहुंचा है, क्योंकि अगर किसी ने वो एप्लीकेशन नहीं दी तो उसका क्लेम नहीं, ये सब नहीं सुना जाएगा। इस पे उन्होंने काफ़ी सख्ती दिखाई है। मेरे हिसाब से ये अच्छा एक एफर्ट है, क्योंकि हालांकि 50,000 रुपये कॉम्पनसेशन बहुत कम है, लेकिन कुछ है। और हिंदुस्तान जैसे जगह पे जहाँ पे बाबूडम में फाइलों में इतना फंस के मामला रह जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कोई भी कोर्ट बैठा हो, आपको और हमको सबको मालूम है कि इसमें कितना उस बाबू के बीच में और कितना दौड़ने धूपने में खर्च होगा, और ये डिसबर्स होते समय इसका क्या हिस्सा आम आदमी को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। उसमें भी अगर कुछ, हालांकि डायरेक्ट बेनिफिट है, सीधे बात है कि पैसा बैंक में जाएगा, लेकिन जिसको कुछ हेरा फेरी करनी है वो कर ही सकता है। अब मैं तीसरी बात पे आ जा रहा हूँ कि कितनी महफूज हैं महिलाएं राजनीतिक दलों में, क्योंकि कल अपर्णा यादव जी जो भाजपा ज्वाइन की, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि सपा में बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, इसलिए अपर्णा यादव जी यहाँ आ गई हैं। और ये तंज उन्होंने किया था संघमित्रा मौर्य जी को लेके, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़की हैं, बीजेपी से MP हैं, और ये है कि भाई वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो सपा में फादर के साथ शिफ्ट नहीं की। सीधी सी बात है, ये कोई मतलब, ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा कि संघमित्रा मौर्य क्यों अपनी MP-शिप छोड़ें, वो वहीं रहेंगे। आप निकाल दीजिएगा तो आप उनकी मेमोरी नहीं जाएगी, वो अपनी तरफ से क्यों छोड़ें। एक आपके यहाँ भी तो अवतार सिंह भड़ाना थे, आपके टिकट पे जीत के MLA थे, उसके बाद जाके कांग्रेस से भी लड़ गए, आपने निकाला उनको, आपने तो आज तक नहीं निकाला। तो ये सब, और अब वो RLD ज्वाइन कर लिए हैं, तो ये सब कहना मतलब मेन बात को इधर उधर घुमाना है। संघमित्रा मौर्य ने कल अपने फेसबुक पेज पे एक इस बात को ठीक से लिखा है, और उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि ये पिछड़े और अगड़े की वजह से ट्रीटमेंट का फर्क है। उन्होंने कहा जैसे मैं पिछड़ी हूँ तो मेरे ऊपर ये सब है। अब अपर्णा यादव जी हैं, बड़ी जात से, कह रहे हैं वो आ गई हैं, तो यह है कि वो राष्ट्र प्रेमी हैं, वो भी कह रहे हैं मुझे बीजेपी के साथ और राष्ट्र प्रेम और ये सब याद आ रहा है। और ये भी फैक्ट है कि जब अपर्णा यादव जी को ज्वाइन कराया गया है तो वहाँ पे पूरा बीजेपी का कुनबा, मतलब मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, नड्डा जी, ये स्वतंत्र देव सिंह, सब लोग उपस्थित हैं। और आज भी एक ज्वाइनिंग हुई है प्रियंका मौर्य जी की। प्रियंका मौर्य जी जो हैं वो कांग्रेस की जो गाना बना था लड़कियों लड़ सकती हूँ, उसमें उनकी फ़ोटो आई थी। अब वो कहती हैं कि उसके बाद मुझसे कहा गया था कि आप उनको टिकट दिया जाएगा। अब वो कह रही हैं कि जो एक कांग्रेस के एक जो बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, जो करता धरता, और जो सब लोग जानते हैं करता धरता हैं, आयशा के पुराने आदमी हैं, JNU से उनका संबंध है, वो उनसे पैसा मांग रहे थे। और उन्होंने ये आरोप लगाते हुए आज वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उनको किसने ज्वाइन कराया? उनको ज्वाइन कराया गया लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को। अब अगर एक अपर कास्ट, हालांकि टेक्निकली अब वो मिसेस अपर्णा यादव हैं, तो अब वो बैकवर्ड हो गई हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाई जो योगी जी हैं उनके गांव के बगल के कहीं की हैं, तो भाई बहन का रिश्ता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो कहीं ना कहीं हुआ ही है। लेकिन जो मुझे लगता है कि बीजेपी जिस वजह से थोड़ा मायूस हो गई है, जो इम्पैक्ट उसको लगा था कि अपर्णा यादव के आने से मिलेगा, वो इम्पैक्ट नहीं मिला है। वो थोड़ा मतलब ऐसे ही ठंडा मामला रह गया है। तो एक तो वो इम्पैक्ट नहीं मिला है, लेकिन एक चीज़ मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जो निज़ाम है ना, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो इस समय सपा का फेवर कर रही है। कल अपर्णा यादव जी ज्वाइन करती हैं बीजेपी, तो जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के आए थे तो टर्निंग पॉइंट जैसा हो गया था ना, सब लोगों की अब तो भाई बिल्कुल सपा की कितनी अच्छी हो गई पोजीशन और हवा बदल गई। अपर्णा यादव जी वहाँ गई हैं तो
मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ज़्यादातर लोगों का ये है कि भैया सपा को छुट्टी मिली, सपा ने एक बड़ा सिरदर्द अपना उधर भेज दिया। तो वो मतलब बजाय दुखी होने के सपा में ज़्यादा खुशी मनाई जा रही थी। तो एक तो उनके इम्पैक्ट का ये है। तो सपा कहीं ना कहीं लाइमलाइट में कल भी रही। सपा आज मतलब कल से आज तक फिर लाइमलाइट में है, क्योंकि उधर से एक ये छोड़ा गया कि योगी जी लड़ रहे हैं विधानसभा, अगर हिम्मत है तो लड़के दिखा दो, हिम्मत है तो लड़के दिखा दो। तो अखिलेश यादव जी ने भी आज कह दिया कि मैं शायद लड़ सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो लड़ेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि जो मुख्यमंत्री है उसको विधानसभा के इलेक्शन लड़के आना चाहिए। लेकिन टैक्टिकली मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अखिलेश यादव जी को, क्योंकि उनके पास थोड़ा नेताओं की जो जिस तरह की फौज बीजेपी के पास है स्टार प्रचारक, उतने स्टार प्रचारक नहीं है। दौड़ना उनको कवर करना है, तो या तो ऐसी जगह से लड़ें जहां से उनको सिर्फ नॉमिनेशन करने जाना और उसके बाद वापस मुड़ के भी ना जाए उधर, या तो ऐसी सीट से लड़िए, क्योंकि आप अपनी सीट में बंध नहीं सकते हैं। या आप लड़िए और ये कहिए कि अगर सरकार बनेगी तो हम इस्तीफा देंगे, एमपी तो हैं ही, आप एमपी का इस्तीफा देंगे और फिर आप विधानसभा का फिर इलेक्शन लड़ेंगे, कोई आपके लिए सीट खाली कर देगा, वो भी एक अरेंजमेंट हो सकता है। तो मैं जो बात कह रहा था कि कहीं ना कहीं सपा के अच्छे दिन लगता है कि आने वाले हैं या आने की उम्मीद है, क्योंकि वो न्यूज़ में इस समय न्यूज़ का स्पेस सपा को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। भाजपा जो भी डेस्परेशन कर रही है, कल पूरी सबकी फ़ोटो निकल रही है, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, लेकिन उसके बाद भी सपा अभी भी वो स्पेस सपा को मिल रहा है। थैंक यू सो मच।